नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अखाड़ा में। मैं हूं रमेश भट्ट। अखाड़ा आज कैथल से नवीन जिंदल के साथ। नवीन जिंदल 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार जनता के दरवाजे पे हैं। जानेंगे उनसे कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ काम किया और राष्ट्रीय मुद्दों पे जानेंगे नवीन जिंदल के विचार। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जिंदल साहब आपका। नवीन जिंदल साहब, पहला सवाल आपसे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि तीसरी बार भी जनता आपको चुन के संसद में भेजेगी? मुझे ये लगता ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। नवीन जिंदल साहब, पहला सवाल आपसे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि तीसरी बार भी जनता आपको चुन के संसद में भेजेगी? मुझे ये लगता ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे यहाँ से जनता तीसरी बार भी अपना आशीर्वाद देकर और भारत की संसद में मुझे भेजेगी। वो इसलिए कि पिछले 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में भी हर वर्ग के लिए काम किया है और बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए जी। पहले जो है सूचना का अधिकार लोगों को दिया, फिर शिक्षा का अधिकार दिया, मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण रोजगार योजना दे करके जो है करोड़ों लोगों को रोजगार दिया और न्यूनतम वेतन जो था उसको पूरे देश के अंदर उसको बढ़ाया जी। उसके बाद खाद्य सुरक्षा कि हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले और हमारे देश के अंदर कोई भी हमारा भाई बहन भूखा ना सोए, उसके लिए खाद्य सुरक्षा। लोकपाल बिल पारित किया, तो इसलिए हर वर्ग के लिए किया। किसान भाइयों की जो भूमि कई बार जो कम दामों के ऊपर सरकार अधिग्रहण कर लेती थी, अब उसका अगर सरकार किसी की जमीन अधिग्रहण करेगी तो उसका उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि 4 गुना उसका मूल्य मिलेगा। तो केंद्र सरकार ने हर वर्ग के लिए, किसानों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, हर जगह हर वर्ग के लिए बहुत कुछ काम किया है। और हरियाणा के अंदर भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हरियाणा सरकार ने भी हर वर्ग के लिए काम किया है। भूमिहीनों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए हैं, मुफ्त इलाज योजना शुरू की गई है। जो पेंशन पहले सिर्फ केवल मात्र 200 रुपये होती थी जी, उसको बढ़ा करके 1000 रुपये किया गया है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, तो इसलिए हर वर्ग के लिए हमने काम किया है। और आप देखेंगे कि जो पहले बिजली की कमी रहती थी हरियाणा के अंदर, आज जो है किसानों को जितनी बिजली मिल रही है उतनी बिजली पहले कभी भी नहीं मिली जी। तो इन सब बातों को देखकर गांव-गांव के अंदर जितना विकास पिछले 8-9 वर्षों के अंदर हुआ है, उतना विकास पिछले 40 वर्षों के अंदर भी हरियाणा में नहीं हुआ था। मैं आपके इसलिए मुझे रमेश जी, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है, जिम्मेदार है, समझदार है। 2004 में भी हरियाणा की जनता ने 10 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी थी। फिर उसके बाद 2009 में भी हरियाणा की जनता ने 10 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी। तो उनका, हरियाणा की जनता का 2004 में भी डिसीजन सही था। जो उन्होंने निर्णय 2009 में लिया वो भी सही था। और आज भी हरियाणा की जनता कांग्रेस 2014 में भी बरकरार बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। नवीन जिंदल साहब, आपने ऐतिहासिक कानूनों की बात की जो राहुल गांधी भी कहते हैं। आपने कहा राइट टू इंफॉर्मेशन। सर, ये आपकी रिपोर्ट कहती है, प्राइस वाटर कूपर हाउस की रिपोर्ट, कि अवेयरनेस के मामले में आरटीआई पीछे रह गया। जैसे शहरों में इसकी अवेयरनेस 33% है, गांव में इसकी अवेयरनेस 27% है। आपने राइट टू फूड की बात की। सर, 51% कालाबाजारी में बिक जाता है पीडीएस का राशन। ये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का मुद्दा है। सर, आपने मनरेगा की बात की, 100 दिन का रोजगार की गारंटी होती है, 58 दिन औसत रोजगार इस देश में मिला है। आपको लगता है कि इंप्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा जिसको नहीं कर पाए हैं? देखिए, जो आपने बातें कही, इन बातों से मैं सहमत हूं कि सरकार जो है कानून बनाती है, कानून सरकार ने बनाए। जैसे आपने कहा राइट टू इंफॉर्मेशन, तो आप देखेंगे किसी कानून को भी पूरी तरह से लागू होने में और लोगों को उसकी पूरी अवेयरनेस होने में, जागृति आने में, उसमें समय लगता है जी। लेकिन आप देखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन का, सूचना के अधिकार का बहुत हमारे लाखों लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है और देश में पारदर्शिता लाने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मनरेगा के माध्यम से जो न्यूनतम वेतन है पूरे देश के अंदर बढ़ा है। आप उसमें जो कमियां है, इन जितनी भी ये जो योजनाएं होती हैं, इनका क्रियान्वयन तो राज्य सरकारें करती हैं जी। तो जो राज्य सरकारें इसको अच्छे से करती हैं वहां पर जो है ये अच्छा होता है। जो इस पे ध्यान नहीं देती, अपने लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती, वहां पर इन स्कीमों का क्रियान्वयन इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन हमारी तरफ से पूरा प्रयास हुआ है। और जो आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर जो भ्रष्टाचार होता है,
जो ये कानून बनाया है, नया जो खाद्य सुरक्षा कानून बना है, इसके अंदर बहुत से प्रावधान है। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जाकर के सिर्फ पिछले साल 2013 के अंत में ही लागू हुआ है, और इसके अंदर बहुत से ऐसे प्रावधान है कि जिससे अब ये कानूनन हक बन गया है लोगों का कि उनको 3 रुपए किलो में चावल मिलेगा, 2 रुपए किलो में गेहूं मिलेगी, 1 रुपए किलो में मोटा अनाज मिलेगा। और मैं इससे 2006 से जुड़ा हुआ हूं। 2006 के अंदर मैंने संसद के अंदर एक गैर सरकारी प्रस्ताव रखा था कि हमारे देश के अंदर कोई भी हमारा भाई बहन भूखा ना सोए। 2007 में इसके ऊपर 4 बार इसके ऊपर चर्चा हुई और ये बात उठ करके आई। ये मैंने कहा कि जब तक हम अपने देश के लोगों की पेट की भूख हम शांत नहीं करेंगे, तब तक उनके अंदर जीवन में कामयाबी हासिल करने की भूख पैदा नहीं हो सकती। खासकर मेल न्यूट्रिशन के लिए आप लोगों ने बहुत काम किया है, आप लोग देश में घूमे हैं जी। लेकिन मेरा सवाल ये है, इस देश में आजादी के 67 साल के बाद भी 42 से 45 बच्चे कुपोषण के शिकार क्यों हैं? 69% महिलाएं एनीमिक क्यों हैं? आपको लगता है ये एक चिंता का विषय है? बिल्कुल, ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हमारे घरों में भी अगर आप देखेंगे जो लोग संपन्न हैं, उनके घरों में अगर आप देखेंगे महिलाओं का अगर ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उनमें से बहुत सी हमारी बहनें, हमारी माताएं एनीमिक निकलती हैं जी। क्योंकि सात्विक भोजन के साथ साथ वो कई बार पौष्टिक भोजन नहीं करती। इसलिए एक सब में एक जागरूकता लाने की जरूरत है। और देखिए, काम बहुत हुआ है, लेकिन एक फैशनेबल हो गया कि भाई चीजों में सिर्फ कमी निकालें, और मीडिया इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निकालता है। जो अच्छा काम है उसको अच्छा कहने के लिए कम लोग प्रयास करते हैं। जो कमियां, कोई भी काम होगा, जो ज्यादा काम करेगा उसके अंदर ज्यादा कमियां हम निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि प्रयास हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कांग्रेस गठबंधन सरकार ने, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जितना विकास हुआ, जो हमारी विकास की दर रही है, औसतन विकास की दर रही है, वो पूरे हमारे भारत देश के इतिहास में स्वर्णिम अवसर रहा है, स्वर्णिम पीरियड रहा है। नवीन जिंदल साहब, आपके फोकस एरिया है वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, हेल्थ की आपने बात की है, एजुकेशन की बात आपने की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की है। फीमेल फेटिसाइड हरियाणा के लिए एक बड़ा मुद्दा है। मैं इस पे चर्चा करूं इससे पहले आइए अखाड़ा में जनता की अदालत में चलते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आप उठिए ना, आप कैसे देखते हैं नवीन जिंदल साहब के कार्यकाल को? जिंदल साहब ने बहुत अच्छे काम करे हमारे गांव में, विकास कार्य बहुत हुए हैं, जितने पहले कभी नहीं हुए, और साबत गांव इनके साथ है। आने वाले में सब वोट इनके। चलिए ताऊ, आप मुझे बताएंगे जरा सा उठ के, जिंदल साहब युवा हैं, उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको? इन्होंने बहुत काम करेंगी और 2 प्लान बन रहा हुआ कांग्रेस की तरफ से, इसमें सारा कौन सहमत है। जिंदल साहब कहते हैं कि अगर एक स्वस्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसमें खुशियां होंगी, यहां स्वस्थता है। हाँ, स्वस्थता जी। आप मुझे बताएंगे कि जिंदल साहब ने किस तरह का काम किया है? आप उनको तीसरी बार भी संसद में भेजने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, तैयार है। मुझे कुछ बताएंगे आप क्या किया? बहुत काम करे जी हमारे जी। हाँ। आप मुझे बताइए मित्र, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं सांसद नवीन जिंदल के बारे में ये कहना चाहता हूं कि युवाओं के बारे में हर गांव में क्रिकेट की किट, जिम, बास्केटबॉल की किट युवाओं को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। और आने वाले समय में नवीन जिंदल के साथ पूरा युवा जितने भी युवा हैं सभी नवीन जिंदल जी के साथ। यानी आप कह रहे हैं यहाँ युवाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आप मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जिंदल साहब ने राजनीतिक काम तो करवाए हैं, उनका तो ब्यौरा आपने ले लिया, लेकिन जो सामाजिक काम है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिकॉर्डेड 1 लाख लोगों के आंखों के ऑपरेशन जिंदल साहब ने करवाई है। हमारे हर साल सर्दियों में गरीब लोगों के पास 1 लाख कंबल जिंदल साहब के वर्करों के और कांग्रेस संगठन के द्वारा वितरित किए जाते हैं। और जिंदल साहब ने सबसे अहम काम जो किया है, जिससे हमारे पूरे इलाके की जनता पीड़ित थी और चाहती थी कि हमें ये काम मिले, जिंदल साहब ने कैथल से सीधी रेल सेवा, जो गुलजारी लाल नंदा रेल मंत्री होते नहीं चलवा सका था, कैथल से एमपी थे, वो जिंदल साहब ने अपने भरसक प्रयासों द्वारा कैथल से, जिसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को रोहतक मेडिकल में जाने आने में, और व्यापारियों को, कामगारों को, मेरे बुजुर्ग माताओं बहनों को जिनको बसों में आने जाने में दिक्कत होती थी, ये भविष्य बताएगा। और तमाम जनता हल्के की बगैर जात पात के जिंदल साहब के साथ है। आप कह रहे हैं जिंदल साहब ने काम किया है, आप कह रहे हैं जिंदल साहब ने काम किया है। जिंदल साहब, फीमेल फेटिसाइड एक बड़ा मुद्दा आपको लगता है, और हरियाणा के लिए कम से कम नवीन जिंदल एक रोल मॉडल हो सकते हैं यहाँ के लोगों की अवेयरनेस के लिए
कि बेटा ही सब कुछ नहीं है, बेटियों की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसके लिए मैं पूरे पिछले 10 सालों से इसके लिए मैं प्रयासरत हूं और 10 सालों के अंदर जो सेक्स रेशो है वो भी इंप्रूव हुई है। हमारा भी सर जो है शर्म से झुक जाता है जब लोग बोलते हैं कि बेटियां हरियाणा के अंदर लुप्त हो रही हैं या कन्या भ्रूण हत्या बढ़ रही है। लेकिन अगर आप उठा करके देखेंगे जी, पिछले 10 साल के आंकड़े उठा के देखेंगे तो हम सही दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बहुत सी योजनाएं निकाली हैं कि हमारी बेटियों को जिससे और ज्यादा मान सम्मान मिले और ज्यादा प्रोत्साहन मिले, उसके लिए लाडली योजना, शगुन योजना हमने चालू की है। और मैं भी जहां जहां गांवों के अंदर जाता हूं हर जगह मैंने भी इस बात का प्रचार किया है कि बेटियां हमारे घरों के अंदर देवी मां का रूप होती हैं, लक्ष्मी का रूप होती हैं और जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। तो इससे बहुत लोगों में जागृति आई और कई गांव हमारे कैथल जिले के भी हमारे कई गांव जिनको अवार्ड भी मिला है क्योंकि वहां पर सेक्स रेशो जो है बहुत ड्रामेटिकली वहां पर इंप्रूव हुई है। चलिए, आप कह रहे हैं यूथ एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं और खासकर अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें नवीन जिंदल साहब, फिर एक चैलेंज आपके सामने आ जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं 2022 तक आप 50 करोड़ युवाओं को कौशल विकास करें, लेकिन सर हायर एजुकेशन में केवल 100 में से 15 बच्चे पहुंच पाते हैं, क्यों नहीं बाकी बच्चों को हम मौका दे पा रहे हैं? देखिए, अगर हम पूरे विश्व की एवरेज भी देखें तो ये लगभग 20% है। तो हम पहले के मुकाबले पहले जो ये आज से 10 साल पहले हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ 11 या 12% ही जाते थे, जो कि बढ़कर अब जो है 16% के करीब हुई है जी। लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रयास किया है कि स्किल्स के ऊपर कि लोगों को जो है हम तकनीकी शिक्षा हम उनको दें कि हर व्यक्ति कोई BA MA या डॉक्टरेट करके उसको फायदा नहीं है। वो कोई ना कोई अगर कोई कारपेंटर बनना चाहता है, कोई प्लम्बर बनना चाहता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है, कोई ड्राइवर बनना चाहता है, कोई कुक बनना चाहता है। तो बहुत से ऐसे ट्रेड्स हैं जहां पर जिनकी कमी है। आज भी हम जब चाहे इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं एक उद्योगपति भी हूं, उद्योग भी हम चलाते हैं, लेकिन जब हम ढूंढते हैं कि ट्रेंड लोग, तो ट्रेंड लोग चाहे अच्छा वेल्डर हो, चाहे अच्छा टेक्नीशियन हो, उनकी आज भी कमी है। तो इसलिए हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम तकनीकी शिक्षा दें, उनको स्किल्स दें उनको, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और मजबूत हो सके। लेकिन नवीन जिंदल साहब, नरेंद्र मोदी कहते हैं कौशल विकास सीखना है केंद्र सरकार को, गुजरात में आके सीख ले। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप गुजरात की बात हरियाणा में करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ जो है गुजरात को हरियाणा से सीखना चाहिए। गुजरात जो है अपने बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को सिर्फ 400 रुपए पेंशन देता है और हरियाणा के अंदर हम 1000 रुपए जो है पेंशन देते हैं और वहां पर यहाँ पे मिलती है 80% हमारे बुजुर्गों को और वहां पे मिलती है सिर्फ 22% बुजुर्गों को। तो इसलिए जो है गुजरात से हरियाणा जो है बहुत आगे है। ये जरूर है कि वो तो देश भर में प्रचार कर रहे हैं साहब, मेरा प्रचार उनका ज्यादा है। वो कह रहे हैं कि सबसे मैं बिजली बेचता हूं, वो कह रहे हैं कि साहब मेरे यहाँ निवेश सबसे ज्यादा हो रहा है, वो कह रहे हैं साहब मां चिंता से बिल्कुल अलग हो जाती है जैसे ही गुजरात में ट्रेन प्रवेश करती है। आप लोगों के पास जवाब नहीं है क्या? नहीं, जवाब हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास इस बात का जवाब नहीं। हम तो काम करने में, हमारे हरियाणा के जो लोग हैं हम सीधे साधे लोग होते हैं, हम काम में विश्वास रखते हैं। वहां पर गुजरात का प्रचार बहुत ज्यादा है, मीडिया भी जो है सारे दिन जो है गुजरात का प्रचार करने में लगी रहती है। लेकिन अगर आप हरियाणा की जो आपके आंकड़े हैं, आप उन आंकड़ों को जो है हरियाणा के आंकड़ों से अगर आप मुकाबला करेंगे तो आप पाएंगे कि हरियाणा अधिकतर चीजों के अंदर गुजरात से बहुत आगे है। और अगर कुछ चीजों में अगर गुजरात आगे है तो उससे उस बात की हमें बहुत खुशी है, उस बात की, क्योंकि गुजरात भी हमारे देश का एक राज्य है और गुजरात के वो लोगों की मेहनत है। तो गुजरात भी कुछ चीजों में आगे है, लेकिन अधिकतर चीजों में आप पाएंगे कि हरियाणा बहुत आगे है। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हरियाणा से तुलना करें, देश से गुजरात की तुलना ना करें, क्योंकि 28 राज्य आते हैं अगर हम देश की बात करें। सर, आप अगर हरियाणा से वो तुलना करेंगे तो देखेंगे प्रति व्यक्ति निवेश हरियाणा में अधिक है गुजरात से, प्रति व्यक्ति आय जो है हरियाणा में ज्यादा है। आप पेंशन की मैंने बात की और इसी तरह बहुत से आंकड़ों पे देखेंगे तो हरियाणा गुजरात से कहीं ज्यादा आगे है। चलिए आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नवीन जिंदल जी की वजह से और कांग्रेस पार्टी की वजह से हमारे पिछली प्लान के अंदर 5000 करोड़ रुपए जो हैं कैथल जिले में लगे हैं जी। इसमें ओवरब्रिज बना है, बस अड्डा बना है, हॉस्पिटल बना है और ये अपने चिल्ड्रन पार्क बना है और एक जो स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जिंदल जी का सपना था जखोली अड्डे पे मॉडर्न गर्ल कॉलेज बना है, स्कूल बना है।